16.3 के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सपोज एक सैंपल स्पेस है जिसमें बहुत सारे सैंपल पॉइंट्स हैं, W1, W2, W3, W4। ये जो सैंपल स्पेस है ये वेल डिफाइंड कब होता है? पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितने भी इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। ये हमें बेसिक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी पता है कि प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं होती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो 0 होती है उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, और दूसरा कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए वो ये कि ये जितने भी इवेंट्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है, सपोज मैंने एक डाइस थ्रो की, तो सैंपल स्पेस क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 1/6, 2 की 1/6, 3 की 1/6, सारे नंबर्स की 1/6 आएगी प्रोबेबिलिटी, राइट? अब इन सारे नंबर्स में क्या है, एक तो सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और दूसरा इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो पहले। 16.3 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following cannot be valid assignment of probabilities for outcome of the sample space? ये एक sample space बनाया गया जिसमें 7 events है या 7 sample points है, इनमें से कौन सा assignment valid नहीं है? दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं वो सारी 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, और दूसरी, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सब का सम 1 होना चाहिए। मैं फर्स्ट पार्ट आपको समझाती हूँ। अगर फर्स्ट पार्ट की आप सारी प्रोबेबिलिटीज को देखो, ये सब 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो पहली कंडीशन तो ये सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन के लिए क्या करना है, हमें इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करके आपको ये चेक करना है कि इसका सम इक्वल टू 1 है कि नहीं। ये आ जाएगा 0.8 और ये आ जाएगा 0.9। 0.9 आ गया, उसके बाद बाकी के सारे नंबर्स चेक किए, 5 8 9 10, ये आ जाएगा 0.1। ऐड करोगे तो 1.0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो असाइनमेंट है, दिस इज अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सेम केस यू हैव टू डू विद द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में सारी प्रोबेबिलिटीज 1/7 है, वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप सबको ऐड करते हो तो ये आपको क्या देगा? ये आपको 7/7 देगा। 7/7 1 होता है, इसका मतलब दिस असाइनमेंट इज ऑल्सो द वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब थर्ड पार्ट में पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, बट अगर हम इनका सम करेंगे हमें क्लियरली यहीं से दिख रहा है 0.7 और 0.6, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, राइट? सो दिस इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मतलब ये जो है सैंपल स्पेस कभी बन नहीं सकता, दिस इज इनवैलिड। नेक्स्ट में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो दो प्रोबेबिलिटीज हैं ये नेगेटिव है, तो जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, हमें दूसरी कंडीशन पे जाना ही नहीं है। पहली कंडीशन पे ही हम बोल देंगे कि दिस इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट। थर्ड में अगर हम जाते हैं तो सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट है 15/14। 15/14 जो है वो ऑब्वियसली 1 से बड़ी हो गई, तो ये भी जो है दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये तो क्वेश्चन नॉर्मली आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में समझने के लिए लाया गया था इस एक्सरसाइज में। अदरवाइज मेन जो आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो ऐसे स्टार्ट होते हैं कि आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो। सो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हम लोगों ने क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चंस किए थे, राइट? अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा लेवल टफ होता है और पीएनसी भी आ जाता है इसमें। अदरवाइज जो स्टार्टिंग के 16.3 के क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इजी।
जैसे सपोज डाइस थ्रो की गई, डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आता है और आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर अपीयर्स ऑन द डाई, तो आपको पता है इवन नंबर होता है 2 4 6, काउंट it is 3, total is 6, so probability is half. So starting के questions में 16.3 के हम basic class 10th की probability के concepts use कर रहे हैं. So start solving question number 2. नंबर 2 में बोला है a coin is tossed twice, तो सबसे पहले आप sample space लिखोगे, coin is tossed twice, तो sample space होगा HH, HT, TH, TT. What is the probability at least one tail occurs? At least one tail occurs का मतलब one or more than one. तो probability that at least one tail occurs, तो आप काउंट करो कितने केसेस है जहां पे एक टेल आया है या मोर देन वन, मतलब दो टेल आए हैं, तो 1 2 3, तो 3 जो है वो फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स है आपके 4, आंसर है 3/4. क्वेश्चन नंबर 3, a die is thrown, find the probability of following events. तो अगर एक डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6. अ प्राइम नंबर विल अपीयर, तो पहले तो आप प्राइम नंबर लिखो, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 एंड 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 विच इज हाफ. सेकेंड पार्ट में पूछा है अ ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, तो 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3. थर्ड पार्ट है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, 1 से छोटा तो कुछ नहीं होता, तो सिर्फ 1 ही आएगा इसमें, तो इसमें एक ही केस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6. फोर्थ पार्ट में पूछा है अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, डाइस जब हम थ्रो करते हैं कोई भी नंबर जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता, तो ये 5 है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0. फिफ्थ पार्ट में पूछा है अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, लेस देन 6 कौन कौन से नंबर्स जो है वो लेस देन 6 है, 1 2 3 4 5, दीज आर द नंबर्स विच आर लेस देन 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6. क्वेश्चन 4 में बोला है कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस. सो ए पार्ट का आंसर है देयर आर टोटल 52 पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस. क्यों, क्योंकि हमारे सामने 52 कार्ड्स हैं, जितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हम डिनोमिनेटर 52 ही लेंगे. बी पार्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स, तो एस में एक डायमंड होता है, एक हार्ट्स होता है, एक स्पेड होता है और एक क्लब होता है, तो स्पेड एक ही होता है, 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी. पार्ट सी में पूछा है फर्स्ट पार्ट एस, एस कितने होते हैं 4, तो 4/52 विच इज 1/13. और सेकंड पार्ट में पूछा है ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड आपको पता है 26 होते हैं, तो 26/52 और इसका आंसर आ गया 1/2. क्वेश्चन 5 में बोला है अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड अ फेयर डाइस बोथ आर टॉस्ड. तो एक कॉइन है, उस कॉइन के एक फेस पे 1 है, दूसरे फेस पे 6 है, और एक डाइस है. जब डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ये थ्रो किया गया, दोनों को एक साथ थ्रो किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा. अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि आगे वाला कॉइन है और पीछे वाला डाइस है, तो कॉइन पे अगर 1 आएगा तो डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6. और अगर कॉइन पे 6 आ गया तो डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6, ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा जिसमें टोटल केसेस आ जाएंगे 12. मैंने आगे वाला नंबर कॉइन का नंबर डिनोट कर दिया और पीछे वाला नंबर डाइस का. फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3, तो 3 सम किस किस में आएगा 1 2 में आएगा, दैट्स इट, इसी में आएगा सम 3, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/12.
सेकेंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 12। तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक ही केस आएगा 6,6, सो द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 12 इज ऑल्सो 1/12। क्वेश्चन 6 में बोला है देयर आर 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? So there are 6 women and total number is 10. This is your required probability, which is 3/5. Question number 7. A fair coin is tossed 4 times. A person win ₹1 for each head and lose ₹1.5 for each tail that turns up. For the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these outcomes. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है। मैंने आपको ये बताया था जब 16.1 कराई थी कि जब एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया जाता है तो आपके पास 2 × 2 × 2 × 2 टोटल 16 केसेस होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको सारे के सारे 16 केसेस लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखोगे तो पहले में आप 4 हेड ले लो, उसके बाद आप क्या करो 3 हेड और 1 टेल, आप टेल की पोजीशन चेंज करते रहो HHTH, उसके बाद HTHH THHH। अब आप लेके आओ 2 हेड और 2 टेल। मैंने आपको बताया था आपको याद रखना है कि 2 हेड और 2 टेल के 6 केसेस होते हैं। पहला HHTT टुगेदर TTHH, उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट HTHT THTH, और उसके बाद मैंने आपको बताया था H एट द एक्सट्रीम एंड्स T एट द एक्सट्रीम एंड्स। ये 6 केसेस निकालने थोड़े से मुश्किल होते हैं, ये आपको याद रखने अच्छे से। उसके बाद आएगा 3 टेल और 1 हेड, और आप अब हेड की पोजीशन चेंज करते रहो HTTT, और लास्ट में आ जाएगा 4 टेल। फिर मैंने आपको बोला आप 4 केसेस लो। केस 1 आप ये लोगे कि 4 हेड आए, तो अगर 4 हेड आए तो अमाउंट क्या होगा, हेड आने पे ₹1 मिलता है तो अमाउंट क्या हो गया ₹4। केस 2, अगर 3 हेड और 1 टेल आ गया तो अमाउंट क्या होगा, 3 हेड पे ₹3 और टेल पे -1.5, तो आंसर क्या आ गया ₹1.5। केस 3, 2 हेड और 2 टेल, तो अमाउंट क्या आएगा, 2 हेड पे ₹2 मिलेंगे और 2 टेल पे 1.5 × 2 -3 तो ये क्या हो जाएगा ₹-1। केस नंबर 4, 3 टेल और 1 हेड, तो अब अमाउंट क्या आएगा, 3 टेल पे आएगा -1.5 × 3 और हेड पे ₹1 आ जाएगा, तो ये आएगा -4.5 + 1 विच इज -3.5। और लास्ट केस नंबर 5, यहाँ पे लिख रही हूँ लास्ट केस नंबर 5 होगा कि आपके पास 4 टेल आए तो चारों बारी ₹1.5 लूज हो जाएंगे, तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा -6 ये तो पहला पार्ट हो गया, हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव। तो ये तो मैंने बता दिया दीज आर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट द पर्सन कैन हैव। Now the question is that you need to find the probability of each of these amounts. तो पहले हम पहले केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी की ₹4 जीते। तो अब HHHH वाले अगर आप सैंपल स्पेस में देखते हो तो कितने केसेस हैं, एक ही केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/16। अब आप दूसरा केस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5, 3 हेड और 1 टेल, काउंट करो 3 हेड और 1 टेल, कितने केसेस हैं 4 केसेस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/16, जिसको आप 1/4 लिख दोगे। नेक्स्ट अमाउंट -1, -1 कैसे आया, -1 आया 2 हेड और 2 टेल से, 2 हेड और 2 टेल के कितने केसेस हैं, टोटल 6 केसेस है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
6/16 जिसको आप 3/8 लिख दोगे। नेक्स्ट अमाउंट है -3.5 जो कैसे आया, 3 टेल और 1 हेड से। 3 टेल और 1 हेड के कितने केसेस है, 4 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/16 जिसको आप 1/4 लिख दोगे। लास्ट केस 4 टेल, 4 टेल के कितने केसेस है, 1 केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -6 क्या हो जाएगा, 1/16। तो ऐसे हमने सारे अमाउंट की प्रोबेबिलिटीज भी निकाल ली। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो पहले हम सैंपल स्पेस ले लेते हैं 3 कॉइन्स का, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी और टी टी टी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। टोटल केसेस जो हैं वो 8 है और 3 हेड्स जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है 1 केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। 2 हेड्स, 2 हेड्स कितने केसेस में आ रहा है, 3 केसेस में। तो 3/8। एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 और मोर देन 2। तो 2 और मोर देन 2 में टोटल आ जाएंगे 4 केसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/8 विच इज हाफ। एट मोस्ट 2 हेड्स, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है 2 या 2 से कम, मतलब 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड। तो 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। तो 2 हेड और 0 हेड, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। तो टी 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 वाला केस कई लोग नहीं लेते। इसका आंसर है 7/8। नो हेड, नो हेड का मतलब ओनली टी टी टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। 3 टेल्स, 3 टेल्स का अगेन टी टी टी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स में 1, 2 और 3 केसेस आ जाएंगे। सो दिस इज 3/8। नो टेल, नो टेल का मतलब ओनली एच 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 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। अब सिमिलरली जैसे हमने एट मोस्ट 2 हेड्स निकाला वैसे ही एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब 2 टेल, 1 टेल एंड 0 टेल। तो 2 टेल, 1 टेल और 0 टेल, मतलब सिर्फ टीटीटी हट जाएगा, बाकी सारे केसेस आ जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 7/8। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।